वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका यकीनन बहुत अच्छा गुजरेगा, हमारी दुआ है। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिला नॉवल कल्बे कायान एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यार वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। बस 2 मिनट दो मुझे, अरीना ने अपना खदशा बयान किया था, पर वो सुकून से उसके कंधों पर हाथ रखता हुआ सरगोशी में बोला था और फिर आहिस्ते से पीछे हुआ। चाबियाँ किधर हैं? कयान सादी के सवाल पर अरीना चौंकी। चाबी? उसका दिमाग इस सिचुएशन पर पहले ही माउफ हो चुका था, इसीलिए वो गायब दिमागी से उसे देखे गई। कायान सादी ने तासुफ से उसे देखा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कालीन पर गिरी उसकी चाबियों का गुच्छा उठाया और लॉबी की जानिब कर बढ़ा, जहाँ से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। ये एक पुरानी तर्ज का घर था। लॉबी का दरवाज़ा खोलें तो अंदर बेडरूम्स का सिलसिला शुरू होता था। जो कोई भी अंदर छुपा था वो किसी भी कमरे में हो सकता था। दूसरी चाबी लगते ही दरवाज़ा खुल चुका था। उसने अंदर की तरफ आहिस्ते से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और उसकी झिरी से अंदर देखा। बज़ाहिर तो लॉबी खाली थी और अंदर की बासी हवा से अंदाज़ा हो रहा था कि ये लॉबी कम से कम भी 48 घंटे से लॉक थी। एहतियात से हरकत करते हुए उसे अपना बैग जूते से पुश करते हुए पहले लॉबी के अंदर धकेला और ख़ुद पीछे होकर खड़ा हो गया। अरीना आहिस्ते से चलती हुई उसके नज़दीक आई और एक नज़र उसे देखती हुई लॉबी के अंदर दाखिल होने लगी थी कि कायान सादी के मजबूत तवाना बाजू ने उसका रास्ता रोका। पीछे जाओ और दीवार के साथ पुश लगा कर खड़ी हो जाओ। जब तक मैं न कहूँ उस वक्त तक कोई हरकत मत करना। उसने सख्ती से अरीना को सरगोशी में हिदायत दी और फिर अपनी पॉकेट से गन निकाल कर उसका मैगज़ीन चेक करने के बाद साइड की दीवार से लगी अरीना को देखा। बाहर गाड़ी में मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी लगी छोड़ दी थी। अगर यहाँ कुछ होता है तो तुम तेज़ी से यहाँ से निकलोगी। तेज़ी मतलब फास्ट, ओके? उसने अरीना को घूरा जिससे बमुश्किल असबात में सर हिलाया था। कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तुम्हें रुकना नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। वो संजीदगी से उसे हिदायत देता एक हाथ में गन पकड़े सख्ती से जबड़े भेजे अंदर दाखिल हो गया था। लॉबी के अंदर 4 कमरे थे और बारी बारी तमाम कमरे वो चेक कर चुका था। बिलाशुबा जज अरीना का घर बहुत साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज था। कुछ सोचकर वो वापस उस कमरे की तरफ बढ़ा जो उसके अंदाजे के मुताबिक अरीना लुई की बेटी का था, क्योंकि बाशु दादा ने अगर कोई वार्निंग या इशारा छोड़ा होगा तो यकीनन बच्ची के कमरे में ही छोड़ा होगा, क्योंकि उसे यकीन होगा कि एक घबराई डरी हुई माँ घर लौटते ही सबसे पहले अपनी बच्ची के कमरे में जाएगी। दहशत और खौफ फैलाना बाशु दादा का अंदाज था जिससे वो बखूबी वाकिफ था। कमरे का रंग सफ़ेद और गुलाबी था। एक बड़ा सा स्टफ भालू एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दूसरी 3 कुर्सियों में से 2 पर भी छोटे भालू बैठे हुए थे और एक कुर्सी खाली थी जो यकीनन परीसा की थी। मेज़ के ऊपर छोटे छोटे चाय के खिलौने वाले कप रखे हुए थे। क्यूट, तो लिटिल परीसा को भालू पसंद है। कायान के लम्बों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। बेड की साइड पर फोटो फ्रेम में क्यूट सी 3 साल की गोल मटोल बच्ची की तस्वीर थी, जिसके सुनहरी बालों की 2 पोनियाँ बंधी हुई थीं। सिर्फ छोटे छोटे होंठ, आंखें सब सी अपनी माँ की तरह, और आगे का एक दांत टूटा हुआ था। कायान ने वो तस्वीर उठाई। थोड़ी देर और इन जालिमों को बर्दाश्त कर लो परीसा अलवी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बाहिफाजत वापस लाने। उसने बड़बड़ाते हुए तस्वीर वापस रखी। सारे कमरे चेक करके वो लॉबी में वापस आया, गन को वापस पॉकेट में रखा। घर पुरानी तर्ज का ज़रूर था मगर बहुत खूबसूरत था। फैंसी दरवाजे, खिड़कियाँ सब था, मगर ये घर सिक्योर हरगिज़ नहीं था। कोई भी इन शीशों की खिड़कियों को तोड़कर अंदर आराम से घुस सकता था। वो लॉबी की खिड़की के पास आया, बाहर देखा तो चौंक गया। एक सियाह सिविक घर से थोड़ी दूर खड़ी थी और उसके अंदर बैठे 2 आदमी। वो बाशु दादा के आदमी थे जिन्हें वह अच्छी तरह से पहचानता था। यानी अब तक तो बाशु दादा को पता चल गया होगा
कि जज वापस अपने घर आ गई है और वो अकेली नहीं है। वो पुरसोच नज़रों से बाहर देखने के बाद पीछे हटा, खिड़की का पर्दा बराबर करके लॉबी से बाहर निकल गया। इट्स ओके, सब ठीक है, कोई भी उधर नहीं है। वो बाहर आकर अरीना अलवी से मुखातिब हुआ, जो अभी तक उसकी हिदायत पर उसी पोजीशन में दीवार से टेक लगाकर खड़ी हुई थी जहां वो उसे छोड़कर गया था। अरीना के बाल बिखरे हुए थे, सब्ज आँखों में नींद की कमी और थकन से सुर्ख डोरे उभरे हुए थे। लिबास भी वो उसका पहने हुए थी जो उस पर बहुत ढीला ढाला था। आँखों में एक खौफ था और बेटी को खो देने का डर चेहरे पर आया था। वो तासुफ से उसको देखता हुआ 2 कदम मजीद उसकी सिमत बढ़ा, जो उसे खाली खाली नज़रों से देख रही थी। घर कितना वीरान लग रहा है ना, सारी रौनक तो परीसा से थी। वो खोए खोए लहजे में बोली। मुझे लगा वो भी कहीं से दौड़ती हुई आएगी और मेरे गले लगकर देर से आने पर शिकवा करेगी। कैंडी चॉकलेट की तलाश में मेरा बैग चेक होगा, फिर अपनी मनपसंद चॉकलेट देकर खिलखिलाकर हंसेगी। अरीना बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली। अभी लॉबी से तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी तो एक लम्हे को मुझे लगा, परीसा, मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही थी, भयानक डरावना ख्वाब। और अब सब ठीक है, परीसा घर पे है। अरीना ने अपने लबों को बड़ी बेदर्दी से दांतों तले काटा। शायद अगर मैं बाशु दादा से मिलकर उसे समझाऊं कि वो जो ये सब कर रहा है ये उसे मज़ीद मुश्किलात में फंसाएगा, तो वो शायद। उसकी आवाज़ मध्यम होते होते रुक गई। वो बमुश्किल 30 साल की एक जवान खूबसूरत बेवा लड़की जो इस वक्त बड़ी बहादुरी से उसके सामने खड़ी बात कर रही थी। उसकी सब्ज आँखों में कांच की तरह आंसुओं का पानी चमक रहा था। घनीरी नम मुड़ी हुई पलकें जिनकी मदद से वो उन आंसुओं को रोके हुए थी। कायान ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर खुद को बमुश्किल इन भीगी नम पलकों पर से आंसू चुनने से रोका था। तुम उस बदमाश से दूर रहोगी, वो सख्ती से बोलता हुआ लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ा और एहतियात से बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर बैठे बाशु दादा के गुंडों को देखते हुए पर्दा बराबर किया और फिर पलटा। मेरी बात गौर से सुनो योर ऑनर, ये कोई स्कूल की मीटिंग या कोई लेडीज़ पार्टी नहीं, बल्कि एक गंदगी का गटर है जो बहुत ख़तरनाक है। तुम्हारी एक गलती तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ऊपर पहुंचा सकती है, और डायरेक्ट बाशु दादा को मिलकर थ्रेट करना एक इंतहाई अहमकाना गलती होगी। उसने अपनी बात पर अरीना की आंखों में उठती हुई अजियत से नज़रें चुराईं कि वो टिकटिकी बांधे उसे ही देखे जा रही थी। वो नरमी चाहकर भी नहीं बरस सकता था कि उसे अरीना को यकीन दिलाना था कि वो इस वक्त इंतहाई ख़तरे में थी। ये ज़िंदगी उसके कोर्ट की सीट पर बैठकर मुजरिमों के किस्से सुनने और उनको सज़ा दिलाने से बहुत अलग थी। माना वो एक जज थी, मगर थी तो सिविलियन ही ना। वो कहाँ एक अंडरकवर एजेंट का काम समझ सकती थी या कर सकती थी। अरीना अगर बाशु दादा को अपनी कानूनी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए अदालत के कटहरे में घसीट पिलाती, तो फिर बाशु दादा के पास परीसा को कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और परीसा ही नहीं, वो इंतकाम में अंधा होकर अरीना को भी कत्ल कर सकता था। लिसन जज, हमें बहुत सोच समझ कर एक ही बार उस कमीने बास्टर्ड पर गोली चलानी होगी। हमारे पास वही एक चांस होगा तुम्हारी बेटी को जिंदा सलामत वापस लाने का। और अगर हमने गलती की या बाशु दादा को उसकी जहानत और मक्कारी को अंडर एस्टिमेट किया, तो परीसा जान से हाथ धो बैठेगी। कायन ने सख्त लहजे में उससे समझाया। देखो जज, हम इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और इससे निकलने के लिए तुम्हारा ताउन मेरे साथ बहुत अहम है, इसे मत भूलना। उसने अपनी बात मुकम्मल की। अरीना ने धीरे से अपना सर हिलाया था, यानी वो उसकी बात अच्छी तरह से समझ गई थी। वो पलटा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस वक्त जो वो करने जा रहा था वो यकीनन जज को और डराने वाला था, मगर इसके पास अभी कोई चॉइस नहीं थी और ना ही इतना वक्त था कि वो अरीना को समझाने में ज़ाया करता और बाशु दादा उनके सरों पर पहुंच जाता। वो लिविंग रूम से निकलकर राहदारी में आया। घर से निकलकर दरवाज़ा बंद करते हुए सहन क्रॉस करता हुआ मेन गेट से बाहर निकला और तेज़ी से उस सियाह सिविक के सामने जाकर ज़ोर से अपना हाथ उसके बोनट पर मारा। अंदर बैठे दोनों अफराद जो ऊपर खिड़की पर नज़र जमाए हुए थे उसे देखकर चौंक गए।
बिना कोई मौका दिए कायान ने झटके से पिछली साइड का दरवाज़ा खोला और खुद अंदर बैठकर गन निकाल कर दोनों को निशाने पर ले लिया। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? उसने सर्द लहजे में पूछा। बाशु दादा ठीक कह रहा था, तुम और वो जज अरीना दोनों मिले हुए हो। तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? अल्ताफ़ कमीनगी से बोला। कायान का दिल चाहा अरीना का नाम लेने पर इस गुंडे का मुंह तोड़ दे, मगर अभी वक्त मुनासिब नहीं था। गन नीचे करो ऑफिसर, वरना बाशु दादा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अल्ताफ़ ने उसे टोका। मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, इतना तो तुम दोनों को भी पता है। आखिर मेरे पुराने चाहने वालों में से हो। कायान ने उन्हें उसे ऑफिसर कहने पर घूरा। हाँ, तुम्हारे बाशु दादा का ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि मेरे और इस जज के बीच कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। कायान ढिठाई से एक आँख मारते हुए बोला। और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तुम्हारे बाशु दादा ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। मुँह मुतकब्बिराना अंदाज में मुस्कुराया। ओह, दादा को यकीनन बहुत अफसोस होगा ये सुनकर। अल्ताफ़ बोला तो कायान को इत्मीनान सा महसूस हुआ कि वो दोनों अहमक उसकी बात पर यकीन कर रहे थे। बाशु दादा को कहना मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे बताना कि ये लेडी जज मेरी है और सिर्फ मेरी ही सुनती है। तो अगर वो जज से कोई मुफाहमत करना चाहता है तो उसे मुझसे बात करनी होगी। इससे पहले कि अल्ताफ़ कोई जवाब देता, वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा और वापस घर की जानिब चलने लगा। हर कदम वो फूंक फूंक कर उठा रहा था कि पीछे से अल्ताफ़ उसको अपनी गोली का निशाना भी बना सकता था, मगर उसने ये रिस्क ले लिया था। अरीना ने उसे गेस्ट रूम दिखा दिया था। वो जब तक अपना सामान गेस्ट रूम में रख कर बाहर निकला, अरीना उन दोनों के लिए नाश्ते का एहतमाम कर चुकी थी। वैसे भी इस वक्त वो सिर्फ खुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी। उसे कायान की एक एक बात पर पूरा भरोसा था। एक गहरी सांस लेकर उसने फ्रिज में से अंडे निकाले। जब नज़दीक से आती भारी कदमों की चाप ने उसे चौंका दिया। अंडे उसके हाथ से गिरते गिरते बचे थे। दिल अलग ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा था। उसे लगा जैसे घर में कोई घुस आया है। वो काउंटर से छुरा उठाने लगी थी जब कायान सादी अंदर दाखिल हुआ। सॉरी जज, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। वो आराम से बोला कि उसका डर वो महसूस कर चुका था। मैंने घर का मेन गेट, खिड़कियां, दरवाजे सब अच्छी तरह से लॉक कर दिए हैं। अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ और पीछे कोई फ़ोन कॉल आए या दरवाजे की घंटी बजे, तुमने रिस्पॉन्स नहीं देना है, ओके? उसने समझाया और फिर अरीना के हाथ में अंडों और चूल्हे पर उबलते हुए चाय के पानी और तवे पर रखे पराठे को देखा। वो यकीनन उसके लिए नाश्ता बना रही थी। कितना वक्त है मेरे पास? उसने सवाल किया। बस 10 मिनट। पराठा ठंडा होने के बाद सख्त हो जाता है, अरीना सपाट लहजे में बोली। आता हूँ। वो सर खम करता हुआ किचन से निकल गया। अरीना ने एक नज़र अपने एक हाथ में पकड़े हुए अंडों को देखा। फिर ना जाने क्या हुआ कि उसने वो अंडे पटकने के से अंदाज में काउंटर पर रखे। व्हाट नॉनसेंस! उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के लिए नाश्ता बना रही थी। और उस्मान, उसका मरहूम शौहर, जिससे उसकी शादी बमुश्किल 4 माह रही थी, अभी तो वो दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे, और उस्मान का कत्ल हो गया था। छुट्टी के दिन उस्मान उसके हाथों का बना नाश्ता करता था। एक भूली बिसरी याद उसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। काश आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना जाते। एक आंसू उसकी पलकों से टूट कर गिरा था। उसने खुद को कंपोज किया और नाश्ता बनाने लगी कि अभी अपनी बच्ची की खातिर उसे कायान सादी की ज़रूरत थी। वो अकेली बाशु दादा से नहीं लड़ सकती थी। 10 मिनट हो चुके थे जब मजबूत काट का मालिक कायान सादी अपने गीले बालों को तौलियों से साफ करता हुआ किचन में दाखिल हुआ और तौलिया अपने चौड़े शानों पर फैलाकर उसके पास आया। मैं कहाँ बैठूं? उसने किचन पर तायराना नज़र डालते हुए पूछा। बाहर डाइनिंग टेबल पर, अरीना ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और ट्रे में ऑमलेट, पराठा, चाय रखकर पलटी तो कायान ने उसके हाथों से भारी ट्रे खुद ली और उसे साथ आने का इशारा करते हुए डाइनिंग रूम में आकर टेबल पर ट्रे रखने के बाद खुद भी बैठ गया। वो दोनों खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। तुम एक अच्छी कुक हो योर ऑनर, आई एम इम्प्रेस्ड। कायान ने चाय का आखिरी सिप लेकर कप मेज़ पर रखा। थैंक्स, वो खुश लहजे में बोली। मेरे ख्याल से अब हमें साफ साफ बात कर लेनी चाहिए।
वो नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ बोला। साफ बात? अरीना ने हैरत से उसे देखा कि अब और क्या बात करनी रह गई थी। हमारी कवर स्टोरी। कायान सादी ने संजीदगी से उसे देखा। रात जब तुम गाड़ी में सो रही थी, मैं उस वक्त अपनी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूदगी की कोर स्टोरी के बारे में सोच रहा था। उसकी बात सुनकर अरीना की नज़रों में वो सीन दौड़ा जब वो उसके ज़ानों पर सर रखे सो रही थी। खिफ़्फ़त से एक बार फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। तो फिर क्या सोचा? कुछ लम्हों की तवक्कुफ़ के बाद अपनी खिफ़्फ़त पर काबू पाते हुए अरीना ने सवाल किया। कायान ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए उसे बगौर देखा। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो जो कहने जा रहा था वो जज अरीना अलवी को कभी भी पसंद नहीं आना था। इसीलिए उसने सोच समझकर 2 ऑप्शंस उसके सामने रखने का सोचा था, ताकि उसे कायान का मेन ऑप्शन खुद ही सिलेक्ट करना पड़े। वो उसकी सब आँखों को बगौर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपने घर में भी उसके सामने ऐसे बैठी हुई थी जिस तरह से वो कोर्ट में अपने जज की सीट पर बैठती थी, अलर्ट और मुस्तहकम। वो आज भी वैसी की वैसी थी जब वो पहली बार उससे मिला था और आज तक उसका सीट था। लेकिन ये बात सामने बैठी औरत नहीं जानती थी। उसका एक एक नक्श, उसके गालों पर पड़ते गढ़े, सब कायान सादी के दिल पर रोज़ अव्वल की तरह नक्श थे। पर वो मैरिड थी और उस वक्त प्रेगनेंसी के दौर से भी गुजर रही थी। वो अपने जज्बात अपने अंदर ही मार कर पीछे हट गया था। और आज कायान ने सख्ती से अपने लब भेजते हुए उस उजड़ी हुई जवान बेवा को देखा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक, तुम मुझे अपने नए शौहर या फांसी की हैसियत से मुतारफ़ करवा दो। वो बोलते बोलते रुका और उसके तासुरात देखे। हरगिज़ नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ। वो उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक सख्ती से इनकार कर गई। दूसरा और आखिरी ऑप्शन, मैं आज से अभी से तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, उसने सुकून से कहा। नहीं, बॉडीगार्ड नहीं, कुछ और सोचो। वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि कायान साया बनकर उसके साथ हर जगह रहे। उसका अपने घर में होना ही वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी कि अकेली औरत, वो भी बेवा, उसके घर में किसी गैर मर्द की रिहाइश इस मुआशरे में हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं थी। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और दैट्स फाइनल, योर ऑनर। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। कायान सादी ने अपना असली अक्खड़ अंदाज अपनाया कि इसी तरह से वो जज को कंट्रोल रख सकता था। योर ऑनर, तुम एक बहुत ही अहम ट्रायल कल से शुरू करने जा रही हो। ऐसा ट्रायल जिस पर ऐवान बाला से लेकर अवाम तक की नज़रें जमी हुई हैं। 2 मशहूर सहाफ़ी प्लस टीवी एंकर्स के कत्ल का मुकदमा बनाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर बाशू दादा। तो अपनी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड रखना सेंस करता है। अगर नहीं रखोगी तो प्रेस और आवाम सोच सकते हैं कि तुम इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि ऐसे ही एक ट्रायल की कीमत तुम अपने शौहर की ज़िंदगी देकर चुका चुकी हो। वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ, यानी वो अपनी बात कह चुका था और अब अरीना अलवी को उसकी बात मानना ही था। उसे कायान की एक एक बात से मुकम्मल इत्तेफाक था, लेकिन कायान का यूं हक जताता अंदाज उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो तो उसके घर में भी यूं था जैसे यहाँ का मालिक ही वो हो। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड की हैसियत से सामने आओगे, मेरे साथ कोर्ट चलोगे, तो बाशू दादा क्या सोचेगा? अरीना ने चैलेंज करती निगाहों से उसे देखा, जैसे कहना चाहती हो कि तुम तो उसे भूल ही गए थे, जिसने परीसा की रिहाई के लिए किसी से भी मदद ना लेने की शर्त रखी थी। यही कि तुम इतनी भी मजबूर, अकेली या बेचारी नहीं हो जैसा उसने सोचा था। कायान ने सख्ती से जवाब दिया, और अगर वो तुमसे पूछे भी तो साफ कह देना कि तुम खुद को बचाने के लिए नॉर्मल एहतियात कर रही हो और वो अक्लमंद है, समझ जाएगा। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना। जाहिर है तुम्हारी अपनी बेटी की जान तो खतरे में नहीं है जो तुम्हें उसकी ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र हो। अरीना चटक कर बोली तो कायान ने अबरूज का कर उसे देखा, जैसे कहना चाहता हो कि बस या और कुछ। बाशू दादा भी कई दूसरे ओहदेदारों के साथ मेरे जनाजे पर मौजूद था। मुझे पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया था और इधर उसने शिकवा भी किया था कि मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया।
कयान सादी की सर्द आवाज़ उभरी। मैंने उसे अपने जनाजे में शिरकत का मौका दिया। अब उसके जनाजे में शरीक होना मैं खुद पर फ़र्ज समझता हूँ। उसकी आवाज़ में बला की नफ़रत थी। वो जो इतनी देर से प्लेट सामने रखे बस चाय के कप में चम्मच हिलाई जा रही थी, रुकी, अपना भरा हुआ चाय का कप और प्लेट खिसका कर दूर की। तुमने अपने मरने का झूठा ड्रामा क्यों किया? क्या खुद को कानून से बचाने के लिए? वो सीधा होकर खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रही थी। मेरा उस दिन अदालत से वापसी पर उस पल वाकई बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे रेस्क्यू किया गया था, बहुत खून बह चुका था और फिर चीफ काजिम पाशा ही मेरी मौत की खबर फैलाने का आइडिया लाया था और मैं तो पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर तर्क दुनिया करने का सोच चुका था। तो मुझे चीफ का ये आइडिया पसंद आया। वैसे भी इस मुल्क में, इसके कानून में ना पहले मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत थी ना अब है। यहाँ सिर्फ वडेरों और सियासतदानों को सपोर्ट किया जाता है, हम जैसे सर पर कफन बांध कर फिरते सरफिरों को नहीं। वो सपाट लहजे में बोलता हुआ उसे शानों से थाम कर दोबारा ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा गया था। अपना नाश्ता ख़त्म करो योर ऑनर, उसने सख्ती से कहते हुए अरीना की प्लेट उसके सामने की और ख़ुद भी बैठकर अपने चाय के मग में केतली से मज़ीद चाय उंडेलने लगा। कोई स्टोरी तो सेट हो गई है, अब परीसा की बात करते हैं। उसने इत्मीनान से चाय का सिप लिया। परीसा के बारे में? क्या मतलब? अरीना अलवी ने चौंक कर सर उठाया। परीसा की गैर मौजूदगी के बारे में तुमने मोहल्ले वालों, स्कूल, दोस्त अहबाब के सामने क्या कहा है? कयान ने संजीदगी से पूछा। कुछ भी नहीं, बस उसकी बेबी सिटर को कहा था कि वो डे केयर से अपने चाचा के साथ दादा के घर चली गई है और जब मैं तुम्हारी तरफ ड्राइव कर रही थी तो उसके दादा को फ़ोन करके कहा था कि परीसा को फ्लू हो गया है, हम इस वीकेंड ना आ सकते हैं, ना मेहमान नवाजी कर सकते हैं। बाकी डे केयर कल पीर को खुलेगा तो वहाँ का भी सोचा नहीं। अरीना ने थके थके लहजे में जवाब दिया। ये तो छुट्टियों की वजह से हमें ब्रेक मिल गया कि मोहल्ले वाले, दोस्त अहबाब सब मसरूफ़ हैं, वरना तो परीसा की गैर मौजूदगी को छुपाना मुश्किल था। कायान ने संजीदगी से कहा। ये सब छोड़ो, वीकेंड गुजर चुका है, अब परीसा की बेबी सिटर को क्या कहकर मना करना है? कायान के सवाल ने उसे सोच में डाल दिया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।